डोडो टीवी। नेहा और आर्यन अपने दोस्त रोहन के साथ एक कार में बैठ रोहन के नानी के घर जा रहे थे। सभी काफी खुश थे। रोहन, मैंने आज तक गांव की होली नहीं देखी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ नेहा, मजा तो आएगा। चलो अब पहुंच भी गए। अच्छा सुनो, घर में अंदर जाते ही सभी नाना जी को पैर छूकर प्रणाम करना। वो कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अगर उन्हें प्रणाम नहीं किया तो पूरा दिन बैठकर प्रणाम पर प्रवचन देंगे। सभी गाड़ी से उतरकर घर में अंदर आ गए। रोहन को देखते ही नानी माँ, रोहन बेटा, तुम और तुम्हारी माँ कहाँ है? नानी माँ आपको क्या लगता है माँ को बताने के बाद वो कभी मुझे आने देती? हर बार की तरह रोक लेती। इतने साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने मुझे गांव की होली देखने दी है कभी? इसलिए हम सारे दोस्त उन्हें बिना बताए गांव की होली देखने आए हैं। होली? नानी जी, मैंने होली बोला है, कोई गोली नहीं। आप इतना चौंक क्यों गई? तभी वहीं पूजा पर बैठे नाना जी गुस्से में चीखते हुए बोले, यहाँ रंगों की नहीं, खून की होली होती है। खून की। चले जाओ यहाँ से। नाना जी हमेशा ऐसे ही क्यों बात करते हैं? मैं जब भी यहाँ आया हूँ, नाना जी ने कभी भी मुझसे या माँ से अच्छे से बात नहीं की। उन्हें मेरा आना नहीं पसंद तो ठीक है, मैं अब नहीं आऊंगा। पर वो ऐसे डरा क्यों रहे हैं? डर? तुम क्या जानते हो डर क्या होता है? जब होली के दिन पूरे गांव में भूतों और चुड़ैलों का वर्चस्व होगा, जब वो तुम सबके खून से होली खेलेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा ये डर क्या होता है। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं नाना जी? हम लोगों का आना पसंद नहीं आया आपको तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, अभी चले जाओ। देखो नानी, मैं सचमुच चला जाऊंगा। हाँ, चले जाओ बेटा, नाना जी सच कह रहे हैं। इस गांव में कई बरसों से होली नहीं हुई। होली के दिन सभी गांव वाले ये गांव छोड़कर ही चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन इस गांव पर सिर्फ भूतों का कब्जा होता है। उस दिन गांव में जो भी रहता है उसे सारे भूत पकड़ लेते हैं और कई टुकड़ों में काट कर उसके खून से होली खेलते हैं। कई सालों से उन भूतों को भी कोई इंसान नहीं मिला है, इसलिए वो भी इंसानी खून के प्यासे हैं। इसलिए अब खतरा और है। इसलिए तुम लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ बच्चों। आर्यन ये सब सुन काफी डर गया। हम मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन, जल्दी चलो यहाँ से। नाना जी ठीक बोल रहे हैं। रोहन, शायद इसलिए तुम्हारी माँ कभी भी होली में तुम्हें यहाँ नहीं लाई। चलो जल्दी निकल चले यहाँ से। डर का तो पता नहीं, पर नाना जी की बात सुनकर ये तो आभास हो गया कि नाना जी मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए रोहन गुस्से से घर से बाहर निकल गया। उसके बाकी दोस्त भी उसके साथ बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर चल दिए। अभी वो गांव से बाहर ही निकले थे कि तभी नेहा बोली, कल ही तो होली है, अब इतना दूर से आए हैं तो होली खेल कर ही जाएंगे। एक रात की तो बात है, कहीं रुक जाते हैं ना। कुछ दूर चलने पर ही उन्हें एक गेस्ट हाउस दिखा। वो वहां रुक गए। रात गुजर जाने के बाद सुबह हुई। सुबह होते ही वो सभी फिर गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव में आते ही उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लग ही नहीं रहा है कि ये वही गांव है जहां हम लोग कल आए थे। एकदम अजीब सी डरावनी शांति है चारों ओर। तभी आर्यन डरते हुए बोला, यार, इस गांव के बाहर तो एकदम साफ मौसम था।
यहाँ अचानक अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है, जैसे चारों तरफ धुएं का गुबार सा हो। वो देखो, वहां बहुत तेज तेज आग की लपटें जल रही हैं। लगता है सारे गांव वाले वहीं हैं। जल्द ही वो उस जगह पर पहुंच गए। वहां जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए। शैतानों के देवता, हमें खून दे शैतानों के देवता। कई सालों से होली नहीं खेली हमने, रंग दे शैतानों के देवता। सालों से तुमको खून नहीं लगा, शैतान के देवता हमें खून दे। शैतानों के देवता हमें खून दे, हमें होली खिला। शैतानों के देवता हमें खून की होली खिला। ये सुन सभी डर गए। तभी रोहन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी की आवाज सुन सभी भूत उस ओर देखने लगे। रोहन गाड़ी भगाने का लगातार प्रयास कर रहा था, पर गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। जल्दी गाड़ी से निकलकर भागो, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। तीनों गाड़ी से उतरने लगे, पर आर्यन को उतरने में जरा देर हो गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे हवा में उछालने लगे। अब खेलूंगी होली। तभी भूतों ने पहले आर्यन का हाथ काट कर अलग कर दिया। आर्यन दर्द में चीख पड़ा। तभी एक चुड़ैल ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आर्यन की चीख चारों तरफ गूंज गई। सभी चुड़ैल, भूत और नर पिशाच आर्यन के खून से होली खेलने लगे। और रंग लेकर आए, वो दोनों यहीं आसपास ही होंगे। आर्यन की ऐसी दर्दनाक मौत देख नेहा और रोहन भागे जा रहे थे। अभी वो कुछ दूर ही भागे थे कि सामने से उन्हें नाना जी आते दिखे। नाना जी भागिए, उन भूतों ने आर्यन को मार दिया है। वो हमारे पीछे पड़े हैं, जल्दी भाग चलिए यहाँ से। अब भागने का कोई फायदा नहीं। मतलब? मैं आर्यन की चीख सुनकर ही यहाँ आया हूँ। उन भूतों ने अब तुम्हें भी देख लिया है। अब तुम अगर पाताल में भी छिप जाओ तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और होली खेलेंगे। क्या? नाना जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? डरो मत, मेरे साथ आओ। नाना जी एक दूसरे रास्ते से उन दोनों के साथ उस अलाव वाली जगह पर गए। अब अपने रोहन के लिए और इन गांव वालों के लिए मुझे मेरा बलिदान देना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं नाना जी? ये जगह पहले पिशाच मशान थी, पर हमारे पूर्वजों ने अपनी ताकत के दम पर भूतों को हराकर यहाँ अपना घर बना लिया था। पर धीरे धीरे वो पूर्वज समाप्त हो गए। साथ ही समाप्त हो गई वो सब विद्याएं, और नई पीढ़ी ने उनसे कोई दीक्षा नहीं ली। अब उन भूतों को हराने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए अब वो हावी हो गए हैं। अब हर साल होली में आकर हम गांव वालों के खून से होली खेलते हैं। तो आप? तभी नाना जी ने नेहा को बीच में रोकते हुए बोला, अब बात करने का समय नहीं है। वो देखो, सारे भूत आ रहे हैं। तभी नाना जी ने अपने हाथ से तलवार निकाली और अपना एक हाथ काट कर जलते हुए अलाव में फेंक दिया। नाना जी, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? रो मत बच्चे, अब बस यही एक उपाय है। मैं अब अपना सर इसमें काट कर डालूंगा।
काली की भक्ति के कारण मेरे खून में वो शक्ति है कि ये अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत होते ही यहाँ की राख को तुम गांव के एक एक घर में जाकर छीन देना। इस गांव को फिर हमेशा के लिए इन भूतों से शांति मिल जाएगी। फिर गांव वालों के साथ तुम लोग भी मिलकर अच्छे से होली खेलना। अभी नाना जी ये कह ही रहे थे कि तभी एक भूत ने नेहा को पकड़ लिया। एक चुड़ैल ने रोहन को और एक नाना जी को पकड़ने ही वाला था कि नाना जी ने आग में छलांग लगा दी और वहीं अपना सर धड़ से अलग कर दिया। नाना जी, मुझे माफ कर देना नाना जी, मुझे माफ कर देना। नाना जी के खून से आग की लपटें शांत हो गईं। भूत भी धीरे धीरे कमजोर होकर चीखते हुए गायब हो गए। तभी रोहन और नेहा ने वहां की राख उठाई और गांव के हर एक घर में जाकर छींट दिया। सभी गांव वाले भी तब तक वापस आ गए। रोहन और नेहा ने सभी को सारी बात बताई। सभी गांव वालों ने नाना जी की तस्वीर के आगे झुककर प्रणाम किया और होली का पहला रंग उन्हें लगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर सभी खुशी खुशी होली खेलने लगे। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहां वैसे भी कोई नहीं दिख रहा और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया। जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है, रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई, इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है, एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है, यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है, इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से पूरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े, अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में?
हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं। और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसे? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी हैं। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, वो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है। ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती है। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके।
वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहाँ से, अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगें लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं और मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।